आज हम आपको पिछले क्लास में जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे थे, आज हम उन कंफ्यूजन्स को सबसे पहले क्लियर करें। और वो कंफ्यूजन था मास के संदर्भ। और आपको हम ये बताए कि न्यूटन ने दो तरह के फोर्सेस को ऑब्जर्व किया नेचर में। और वो जो फोर्स न्यूटन ने कहा उसमें पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरे टाइप का फोर्स, हालांकि हम लोग आज के डेट में चार तरह का फोर्स जानते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी जानते हैं, मगर उसको छोड़ दीजिए, वो आइंस्टाइन ने देखा था। मगर हम जो दो फोर्स की बात कर रहे हैं, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और न्यूटन ने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया कि मैथमेटिकली द बिहेवियर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर डिफरेंट। तो न्यूटन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं कहा, कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के बाकी जितना है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मतलब न्यूटन ने कहा कि भैया दो चार्ज होता है, दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वैसे ही दो तो वायर है और दोनों वायर में करंट जा रहा है, तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। टू करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दो चुंबक है, एक नॉर्थ पोल चुंबक का और एक साउथ पोल चुंबक का, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मगर अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज फोर्सेस, हमने कहा एक ब्लॉक में जो कि जमीन पे रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे वेट तो लगता है नीचे की ओर m इंटू जी, मगर जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन n लगता है। या रस्सी से आप इसको खींच रहे हो तो रस्सी का टेंशन t लगता है। या यदि ये आगे गति कर रहा है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो न्यूटन ने कहा अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल अदर फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से यदि मास निकालोगे, मास का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्या होता है भैया मास का फॉर्मूला? बड़ा सिंपल है भैया, मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। सो मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सीलरेशन। तो आप इसी से निकालोगे मास। लेकिन मास निकालने के लिए आप यदि ग्रेविटेशनल फोर्स का हेल्प लेते, इफ यू अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, देन यू गेट ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देगा ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, यदि ग्रेविटेशनल मास के सिवा कोई भी और फोर्स की बात करें, एनी अदर फोर्स, फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल, फोर्स अदर डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड विल गिव यू मास, और इसी मास को उन्होंने इनर्शियल मास कहा। बोले कुछ याद आ रहा है? हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे। यस सर। यस, आप रिकॉल कीजिए, ये चीज हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि दो तरह का मास किसी ऑब्जेक्ट में होता है, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। और यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन शुरू हुई, सर ये क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का मास तो एक ही होता है, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 किलो आलू लाए तो 5 किलो होगा, उसको 6 किलो कौन कहेगा? उसका ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, आज तक ये चीज समझ में नहीं आया। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति हम आपके माइंड में क्रिएट करके पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, मगर ये जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। आज के क्लास के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा, वो इट्स वेरी सिंपल। ये तो सर छोटा सा कंफ्यूजन था, ये तो हंसी वाली बात है, इतना तो कर कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन नहीं।
चलिए यहां तक अभी तक जो आपको बोर्ड में दिख रहा है दो डिफिनेशन, वन इज ग्रेविटेशनल मास एंड अनदर वन इज इनर्शियल मास। ये तो आप लोग कल ही पढ़ चुके हैं, किसी को कोई परिभाषा में दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो हम आपको एक समरी के तौर पे पेश करेंगे कि हमने क्या चीज देखा था पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में देखा था कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ दो तो इसके ऊपर, ऊंचे जगह से छोड़ दो तो इसके ऊपर वेट लगता है, मगर जब ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट लगता है तो देखते हैं वेट के वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, under influence of acceleration due to under influence of earth, and the downward acceleration is called acceleration due to gravity। और तब यदि आप मास निकालोगे तो लिखोगे मास इज फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह लिखिए W और एक्सीलरेशन की जगह लिखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो मास आपने निकाला ये वास्तव में निकाला ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या सिंपली हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज m इंटू जी। इट इज वेरी सिंपल। एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर बल लगता है, उसका भार वो होता है m इंटू जी। सिमिलरली एक ब्लॉक है, आप इमेजिन करो, और इस ब्लॉक के ऊपर आप कोई फोर्स लगा दो F, और इस फोर्स को, ये कोई भी अदर फोर्स है अदर देन ग्रेविटी, इस फोर्स के अप्लाई होने से इस ब्लॉक में कुछ एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, और इस एक्सीलरेशन के मदद से इसका मास हम लोग निकालेंगे, और वो जो मास हो जाएगा वो मास हो जाएगा अप्लाइड फोर्स on object divided by acceleration produced on object। और ये जो मास होगा इस मास को कहते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास, बोले यही ना पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो प्रिंस। सर फोर्स जो है कोई भी डायरेक्शन में लग सकता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा ना, उसी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा ना उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। इसलिए मास जो आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। एकदम इस बात को लेके निश्चिंत रहिए। यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now the question is, how do we measure gravitational mass? तो कहेंगे हम लोग जो तराजू से नापते हैं वो ग्रेविटेशनल मास। तराजू एक सिंपल बैलेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। बोलिए ये चीज आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर। लीवर, आज हम लोग लीवर प्रिंसिपल पे एक आध सवाल बनाएंगे। देखिए ये आईआईटी लेवल का नहीं है, 8वां का क्वेश्चन है, लेकिन इस पे बेसिक पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है सो आगे कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे लीवर प्रिंसिपल पे आधारित कुछ छोटी सी बात। तो ये चीज का केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे फिर से आएंगे। हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ठीक, हम लोग जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं थोड़ा बेसिक टॉपिक है, वो है लीवर प्रिंसिपल। लीवर प्रिंसिपल, पता है इसको किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज।
आर्किमिडीज ने कैसे इस चीज को प्रपोज किया था? उन्होंने एक्चुअली देखा था, बहुत बड़े इंजीनियर थे, एक बड़ा सा पत्थर है मान लो, वो क्या किए, पत्थर के नीचे में एक तो बांस को फंसाए ऐसे, एक बांस को फंसाया, और ये पत्थर जमीन पे रखा हुआ है। ये पत्थर जो है आपका जमीन पे रखा हुआ है, यहाँ भी एक पत्थर है ऐसे, ये भी एक पत्थर है, ये जमीन पे ऐसे रखा हुआ है, ये सब चीज ये जमीन पे रखा है। उसके बाद वो क्या किया, यहाँ पे एक जमीन छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, उसके बाद इसको जो यहाँ पे भारी पत्थर है, वो क्या किए, उसके बाद फोर्स लगाए। अब फोर्स लगाए वो यहाँ, या समझो एक आदमी को कहे भैया तुम पकड़ करके इसको खींचो, इसको खींचो। तो अच्छा बताओ, इस तरह से बांस लगा देने पे पत्थर को मूव करना आसान होता है कि कठिन होता है? आसान होता है। बेटा ये बहुत आसान काम है। इस बार जो आपका होगा ना, बहुत इजीली हो जाएगा, इस चीज को आप जानिए, बहुत इजीली इस बार जो है आपका पत्थर जो है सो मूव हो जाए, ये चीज जान जाइए। तो इतना इजीली जो पत्थर आपका मूव हो जाता है, उसमें उसी पे उन्होंने प्रपोज किया था लीवर प्रिंसिपल। लीवर प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है मान लो कि एक रॉड है, रॉड का एक हिस्सा यहाँ पे आप इसको छत से टांग के, गांव में ये सब चीज होता था, देखने को मिलता था, अब तो मशीन आ गया सब चीज। ये छत है और यहाँ पे कोई भारी सा ऐसे ढेंकी जैसा होता है। अच्छा, हम ढेंकीये काहे नहीं बना देते हैं, पता नहीं, शायद कुछ लोग देखे होंगे, तो रुको, तब ढेंकी बनाने के लिए छत में नहीं बना, हम इसको मिटाते। पता नहीं आप लोग नाम भी सुने होंगे कि नहीं, कितने लोग ढेंकी का नाम सुना है जी? एक को दो तो नहीं? अरे भारती हाथ उठाई, एक स्टूडेंट ये तो हमारा जनरेशन है। कोई बात नहीं बेटा, आपको ढेंकी का नाम जानना अब जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत सारा चीज और टेक्निकल है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। खैर, तो हम ढेंकी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है, इस पे ही खड़ा रह करके फोर्स लगाता है। और इसको दबाता है, और यहाँ पे कुछ ग्रेन्स रहता है, अनाज रहता है, यही है ढेंकी। ये भारी होता है, यहाँ हेवी होता है, भारी है, इसको सामान्य ढंग से आप नहीं उठा पाओगे, लेकिन यहाँ पैर से इसको दबाते हैं तो इस साइड का लंबाई और इस साइड का लंबाई अलग अलग होता है। जब आप लंबे पोर्शन को पकड़ते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ये भारी है, भारी है, भारी है, और ये हल्का है। नहीं, मतलब हल्का नहीं इसको कहेंगे,
इसको कहेंगे कि इस भारी को उठाने के लिए कम फोर्स लगाने से काम हो जाए। यहाँ पे इसको कम फोर्स लगाने से काम हो जाए, कम बल लगाने से मूव कर सकता है, मूव कर जाता है। ये कम बल लगाने से मूव कर जाता है। ऐसे यहां पे भी ये लंबाई है L1, ये लंबाई है L2। तो लीवर प्रिंसिपल के अनुसार क्या आर्किमिडीज ने कहा? आर्किमिडीज ने कहा कि इस ढेंकी के हिस्से को देखो और ये पोर्शन को आपने मान लीजिए कि अबाउट, यदि आप इसको मूव करोगे ऐसे ढेंकी चलाओगे ऐसे, तो यहाँ पे भारी है वजन, ये हेवी है, ये पोर्शन हेवी है, और यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मान लो ये है F1 और ये वाला फोर्स है F2। ये जो लंबाई है ये लंबाई है L1 और ये जो लंबाई है ये लंबाई है L2। तो आर्किमिडीज ने लीवर प्रिंसिपल के आधार पे कहा कि ये जो फोर्स F1 है और उसका मल्टीप्लाई करो L1 से, देखो F1 इंटू L1, इसका मान बराबर होगा F2 इंटू L। दिस इज लीवर प्रिंसिपल, यही है लीवर प्रिंसिपल। तो ठीक भैया, हमसे पूछेगा जरा बताओ F2 का मान क्या होगा, तो लिखेंगे F2 इज इक्वल टू फोर्स F1 इंटू L1। कुछ तो गड़बड़ हम कर दिए, क्या गड़बड़ किए, कोई कुछ बताएगा? सब सो गया। L1 होगा। L1 होगा सर, आप L2 लीजिए। कहाँ L1 होगा? F1 के बाद फिर L1 होगा। हाँ चलिए, थैंक यू, बच्चे लोग सोए नहीं। सो F1 के बाद L1 होगा, इसलिए F2 इज इक्वल टू F1 L1 बाय L2। मान लो, अच्छा देख के जरा बताओ L1 बड़ा है कि L2 बड़ा है? L2 बड़ा है सर। L2 बड़ा है, ये तो आप देख रहे हो। तो मान लीजिए, लेट, हम मान लेते हैं, लेट L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1, यानी कि L1 से वो डबल है। L2 जो है वो L1 से डबल है। अब यदि ये L1 से डबल है तो जरा ध्यान से देखो, F2 का मान हम क्या लिखेंगे? जहां L2 है वहां पे 2L1 लिख देंगे, तो नीचे में 2L1 आएगा कि नहीं? यस सर। तो F2 का मान क्या लिखेंगे आप? F1 by 2। F1 by 2। वेरी सिंपल है बेटा, F1 by 2। तो आप देखिए, F1 क्या था? वो भारी चीज का वजन था, और F2 क्या था? आप जो फोर्स लगाए हो। तो आपको लीवर प्रिंसिपल के मदद से क्या सपोर्ट मिला कि आप जो F2 निकाले ना, वो F2 जो आप लगा रहे हो वो F1 का आधा ही है। भारी वस्तु को आधा बल से ही हम लोग मूव कर सकते हैं। किसने इस प्रिंसिपल को खोजा था सबसे पहले? आर्किमिडीज ने इसको खोजा था, ये लीवर प्रिंसिपल था। अच्छा, क्या लगता है ये लीवर प्रिंसिपल आप लोग पहले क्लास 8-9 में पढ़े थे कि नहीं? यस सर। पढ़े हैं? और कोई बोला नहीं? एक विद्यार्थी बोला ऐसे लग रहा है जैसे भूल गए हैं। नहीं पढ़े हैं ये सब? सर पढ़िए सर। पढ़े हैं, सभी पढ़े हैं। तो एक सवाल बनाइएगा आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, लीवर प्रिंसिपल पे। चलिए एक छोटा सा सवाल आपको देते हैं, बड़ा मस्त सवाल है। इसके बारे में थोड़ा सा हम तराजू राजू के बारे में थोड़ा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे। ले लिए सर। ये सर बहुत बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपने तराजू में क्या। तो तराजू में एक इस तरह का रॉड होता है,
और ऐसे तराजू में रस्सी लटकाते हैं। हालांकि आप कहेगा सर आजकल तो ये सब यूज नहीं होता, आजकल तो क्या कहते हैं लोग वेइंग मशीन है दुकान में यूज होता है, लेकिन ठीक है अभी भी जो है सो क्या कहते हैं सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो इसका यूज तो होता ही है, तो हम लोग उस पे सवाल बना रहे हैं। देखिए ऐसे कुछ हम तो मोटा मोटी किया, यहाँ पे आपका हाथ से आप ऐसे इसको पकड़ते हैं। अब नॉर्मली जो आपका मांस निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, कहेंगे यहाँ पे तो बटखरा रख देंगे, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बटखरा रख दिए। ये स्टैंडर्ड मास है आपका। स्टैंडर्ड मास या इसको आप नॉन कह सकते हो, नॉन स्टैंडर्ड मास। ये आपको पहले से पता है। हर कहता है भैया मम्मी बोली जाओ 5 किलो आलू ले, तो आप क्या करोगे, आलू प्याज जो आपको लेना है दुकानदार क्या करेगा, यहाँ पे आपका आलू चढ़ा देगा ना इसके, हाँ ठीक है चलो जितना चाहिए चढ़ा दिए, ये हो गया। तो ये जो है सो क्या कहते हैं अननोन मास है, अननोन मास। और आप अननोन मास को, सॉरी बहुत धीमा दिख रहा है, इसको मिटाना पड़ जाएगा हमको, देखने में दिक्कत हो गया। So this is unknown mass, unknown mass। और आप इसको तौल करके कह देते हो कि भैया ठीक है चलो हम 2 किलो आपको आलू दे, तो ये जो अननोन मास है आप इसको निकाले सिंपल बैलेंस से, सिंपल बैलेंस से मास फाइंड किए। तो ये जो आप सिंपल बैलेंस से मास फाइंड करते हो ना, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल मास होता है। ग्रेविटेशनल मास है ये। आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया ग्रेविटेशनल मास, तो ग्रेविटेशनल मास होने का कॉन्सेप्ट कारण ये है इसमें कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो वास्तव में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लग रहा है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इसका वजन लग रहा है, वेट। और इधर भी एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है वेट, और ये दोनों तरफ का वेट इक्वल हो जाता है और ये बैलेंस हो जाता है, इक्वल दोनों साइड वेट इक्वल होने पर बैलेंस हो जाता है। इतना तो सिंपल है, मगर इतना सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए एक रॉड है और इस रॉड की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सबको? और 40 सेंटीमीटर के दोनों साइड में आपका मास रखा हुआ है, सॉरी ये ताजू रखा हुआ है।
दोनों साइड में 40 सेंटीमीटर। दोनों तरफ रखा हुआ है और इस तरफ आप रखे स्टैंडर्ड वेट, बटखरा, स्टैंडर्ड मास। यहां पे रखा है आपका स्टैंडर्ड मास, देख लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड मास। और पता है ये जो है यहाँ पे आप आलू प्याज तलोगे, जो तलोगे यहां तलोगे, देखिए। अब ये आदमी क्या करता है, इसका मिडिल पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। वेरी 20 सिंपल, सेंटीमीटर। ये तो 20 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। मगर पता है इसने क्या किया, इसने आपको पता नहीं चला ये 19.5 सेंटीमीटर पे किया। ठीक है, ये 19.5 सेंटीमीटर पे किया। जब ये 19.5 सेंटीमीटर पे आएगा और ये वाला जो है कितना हो जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर। 20 पॉइंट। बोले यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब हम क्वेश्चन लिखे आपके लिए। यस सर। क्वेश्चन ये लिख रहा है कि एक आदमी खरीद मूल्य पे सामान को बेच रहा है, समझ में आ रहा है? वो जितना दाम पे खरीदा उसी पे सामान बेच रहा है। मगर क्या होगा पता है, होगा ये कि ये 1 किलो नहीं देगा, ये थोड़ा कम देगा। तुम इसको कैलकुलेट करके देखोगे, समझ में आ रहा है? तो कहता है व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट इज, एकदम मैथ्स और फिजिक्स मिक्स्ड है और आपको थोड़ा सा ये सब चीज पे दिमाग लगाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप लोग पढ़े हैं ना 8 में? यस सर। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट टू द पर्सन, what is percentage profit to the person if he sells the product at its purchase cost। ये अपने परचेज कॉस्ट पे बेचा, मतलब जिस पे खरीदा उसी पे बेच दिया। थोड़ा जूम उम करके देख लीजिएगा, कहीं हल्का हल्का आप लोगों को देखने में दिक्कत हो सकता है। सो व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट टू द पर्सन इफ ही सेल्स द प्रोडक्ट एट इट्स परचेज कॉस्ट। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये आदमी पक्का पक्की 1 किलो देगा कि 1 किलो से कम ज्यादा चढ़ेगा? अब की कम चढ़ेगा, पता है? अब कम चढ़ेगा तो उसको उसी में फायदा हो गया, वो डंडी मार लिया। इसी घटना को कहते हैं डंडी मार, तो डंडी मार लिया है, बस यही जान। ठीक है, चलिए इसको जो है सो क्या कहते हैं बनाइए और इसका आंसर हमको चैट में।
सर स्टैंडर्ड मास का कोई यूनिट दिया हुआ है क्या? स्टैंडर्ड मास का यूनिट नहीं, तुमको तो परसेंटेज में निकालना है, जो तुम्हारा मन है अब करो। सर 2.4%। हाँ, क्या 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 आंसर बोली? सर 2.4%। 2.4%। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 2.4%। किसने दिया ये आंसर भैया? सर कोमल कुमारी। कोमल ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। देखो भाई, कोमल पहला दिन आज आई है क्लास में और सबसे पहले आंसर दे दी। क्या सही क्या गलत तो अब तुम लोग को चेक करना है, बट कोमल केयरफुल रहना बेटा, जरूरी नहीं है कि सही हो। कितना परसेंट बोली आंसर? सर 2.5। सर मेरे को लग रहा है कि गलत है। हाँ, हमको भी लग रहा है, थोड़ा जल्दीबाजी मचाई है। फिर से ट्राई करो, कोई बात नहीं। ओके सर। So profit is equal to SP minus CP divided by माइनस सीपी। ये हो गया प्रॉफिट। ठीक। अच्छा, सीपी इंटू 100%। ओके, प्रॉफिट इन परसेंट या परसेंटेज प्रॉफिट, आप बताइए। by CP into 100 इंटू 100। आपसे यही सीपी पूछा इंटू 100%। हाँ, एकदम ठीक। तो यही ना पूछा है आपसे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। यस सर। चलिए देखिए, मान लीजिए ये तराजू था और इस तराजू में आप कोई सामान बेच रहे हो, आप उसको 1 किलो का बटखरा रखें। एकदम सिंपल है भैया, 1 किलो सामान बेचिए और हम अपने सुविधा के हिसाब से बोलेंगे कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है और जो मेरा परचेजिंग प्राइस है, दोनों जो है आपका क्या कहते हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज केजी खरीदे और उसको बेचे कितना में? 100 रुपीज केजी में बेचे। देखना कैसे हम लोग से मिस्टेक हुआ इस सवाल में। 100 रुपया किलो खरीदे, 100 रुपया किलो बेचे। कहेंगे हाँ ठीक तो है, जिस दाम पे खरीदे उसी दाम पे बेचे हैं, परसेंटेज हमको निकालना है। अब हम क्या किए, एक आदमी को 1 किलो सामान बेचे, तो यहाँ पे 1 किलो का स्टैंडर्ड बटखरा है भैया। देखना, यहाँ 1 किलो का स्टैंडर्ड बटखरा है। भाई लो, तुम्हारा 1 किलो सामान यहाँ रख दी, बटखरा रखे 1 केजी, पक्का पक्की 1 केजी। यदि ये लीवर मेरा पक्का पक्की बीच में रहा होता तो यहां भी 1 किलो होता, मगर 1 किलो नहीं है। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ का मास है M, जो यहाँ पे ये सामान को बेचा है, M मास का सामान। तो आपको पहले बता चुके हैं, क्या बताए भैया, कि यहाँ का डिस्टेंस है 19.5 सेंटीमीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो कहेंगे 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है? ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए ये 1 केजी के वजह से जो फोर्स लगेगा, लिखेंगे 1 इंटू जी। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आर्किमिडीज ने कहा F1 इज इक्वल टू F2 L2 होगा ना। तो 1 केजी का मास हो गया 1 केजी वेट। इसको हम फोर्स के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 केजी मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है फोर्स। ये जी जो है ये कहलाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू एल, और एल का मान है 19.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए, इसके बाद ये बैलेंस करेगा किससे? 20.5 सेंटीमीटर से। तो यहां पे लिखो मास m, जो हमको ज्ञात करना है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की ओर वेट, कितना? m इंटू जी।
इंटू यहाँ पे लिखेंगे 20.5 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या करेंगे, आप ये देखिए, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का भी मान कट गया, इसलिए जो m का मान आया ये आया 1 kg इंटू 19.5 डिवाइडेड बाय 20.5। अच्छा ध्यान से देखो, 19.5 बड़ा है कि 20.5 बड़ा है? 20.5 सर। 20.5 अब इसका मतलब है ये जो वैल्यू आएगा ये 1 से कम आएगा कि 1 से अधिक आएगा? कम आएगा। कम आएगा बेटा, कम आएगा सर। कम आएगा, कम आएगा। वो कम आएगा। तो पैसा कितना लेगा? 1 किलो का वो कितना पैसा लेगा आदमी से? 100 रुपीज। 100 रुपीज प्राप्त किया। बोलो सही बात है कि नहीं? क्योंकि वो क्या बोला, वो बोला कि भैया हम आपको 1 किलो सामान दिए, है कि नहीं? देखिए ना आपके सामने पूरा फिगर है ना भाई, कुछ बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है ना? उस आदमी को उसने 1 किलो दिया या थोड़ा कम दिया? थोड़ा कम दिया। कम दिया, लेकिन पैसा वो कितने का लिया? कम पैसा लिया कि 1 किलो का पैसा लिया? 1 किलो का। 1 किलो का पैसा लिया। 1 किलो का पैसा लिया है ना? तो जब वो आदमी 1 किलो का पैसा लिया है तो वैसे सिचुएशन में उसने 100 रुपीज लिया। अच्छा बताओ, उसने 1 किलो तो दिया नहीं, उसने तो कम दिया है, तो उसका जो कॉस्ट पड़ा उसको कितना पड़ा कॉस्ट, उसका मान कैसे निकालेंगे? कहेंगे 19.5 डिवाइडेड बाय 20.5 इंटू 100 रुपीज उसको कॉस्ट पड़ा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखो यस सर। उस आदमी ने तो 100 रुपया किलो सामान खरीदा था, लेकिन यदि वो 1 किलो उसको देता तब ना उसका 1 किलो का 100 रुपया पड़ता, वो तो कम में न दिया भैया। तो उसका परचेजिंग प्राइस क्या हुआ? 19.5 डिवाइडेड बाय 20.5 इंटू 100 रुपीज। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। चलिए यस सर आ गया। इसको आप हमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताइए तो कितना पड़ा उसको, कितना 95। पक्का 95 कोमल? यस सर। यस सर 95 हो जाएगा सर। चलिए सर आंसर 5%। यस सर 95। तुम लोग बड़ी इतना आसानी से 5% बोल दिया, मतलब अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि छोटा छोटा एरर बार बार कर रहे हो, एग्जाम में कैसे काम चलेगा? 1 मिनट। हेलो, हाँ मामा, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। आपने आदमी को कहा कि हम भैया आपको खरीद दाम पे बेच रहे हैं। खरीद दाम क्या है? 100 रुपया। 100 रुपया हम क्यों माने? इजी होने के लिए परसेंटेज निकालना ना, सिंपल वैल्यू मान लिए कि हम 100 रुपया किलो खरीदे हैं, आपको 100 रुपया किलो बेचने के लिए हम तैयार हैं। तो जब आप 100 रुपया किलो खरीदे, 100 रुपया किलो बेचे तो ठीक है, तो लग रहा है कि हमको एकदम जितना में खरीदा उतना बेचा, लेकिन उसका डंडी मार लिया। वो जो उसका लीवर प्रिंसिपल था ना, उसका दोनों तरफ का लाठी का लंबाई बराबर नहीं है, वो एक सूता इधर उधर है। ये काम सबसे ज्यादा रद्दी खरीदने वाला, अखबार करने वाला करता है। हालांकि सब्जी उब्जी भी जो बेचता है, लकड़ी का बटखरा रहता है, तो वो काम उसमें होता है, थोड़ा बहुत उस तरह से पहुंच होता है। लेकिन ये मत सोचेगा कि जो स्प्रिंग बैलेंस वाला जो दुकानदार लोग रहता है उसका मशीन एकदम पक्का रहता है, उसमें भी खोज होता है। बट हमको उससे मतलब नहीं, हमको अपने फिजिक्स से मतलब। तो आपके सामने में उदाहरण दिया हुआ है कि भैया एक तरफ
19.5 सेंटीमीटर लंबाई है, एक तरफ 20.5 सेंटीमीटर है। हालांकि नियम था दोनों में 20-20 होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम बेसी है। तो इससे हम क्या नोटिस किए, हम नोटिस किए कि 1 किलो जब तुम बटखरा रखते हो तो असली में दूसरी तरफ तुम 1 किलो नहीं दिए, थोड़ा कम दिए। कितना देते हो, 950 ग्राम देते हो, और उसके वजह से तुम 100% उससे लिए, लेकिन तुम सामान कितना का दिए, तुम इनफैक्ट 95 रुपया का सामान लिए, तो तुम दिए उसको, तो 95 रुपया तुमको पड़ा था और फायदा कमाए 5 रुपया। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा जी? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखे 5 रुपया 100% बटा क्या लिखे, 100 रुपीज की 95 95 रुपीज। तब आप लोग यहाँ मिस्टेक किए थे कि नहीं, सोचिए, ये तो 95 रुपीज है आपका कॉस्ट। अब रुपीज को काटिए, चलिए हटाइए। सो आंसर इज 500 डिवाइडेड बाय 90। बोले समझ में आया? यस सर। अब एग्जैक्ट वैल्यू बताइए इसका हमको। 5.26%। हाँ, it is 5.26%. It is 5.26%। देखो कितना सिंपल सवाल था और मेरा पूरा क्लास पटका गया। देखो ध्यान से, सर एक क्वेश्चन पूछना था। आप बोलो ना प्रिंस। सर वहाँ पर जो आप 95 रुपीज लिखे हैं वो कॉस्ट प्राइस है ना? क्या बेटा? सर वो कॉस्ट प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस है ना? हाँ ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि हम तो तुमको पूरा सामान दिया ही नहीं, हम तो तुमसे 100 रुपया लिए, लेकिन 100 रुपया का सामान 950 ग्राम तो देवे किए तुमको 1 किलो के नाम पे। उसका जितना कॉस्ट प्राइस हुआ सर वही हम लिखे हैं वहाँ पे। हाँ कॉस्ट के हिसाब से नहीं जाओगे तो 950 ग्राम का कॉस्ट तो तुमको 95 रुपया पड़ा। तुम 100 रुपया में खरीद रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में जब खरीदे थे तो 100 रुपया तुम 1 किलो खरीदे थे, और तुम दिए क्या, 950 ग्राम दिए। तुम्हारे सामने में सारा कैलकुलेशन देख लो ना तुम। बोलिए, लीवर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। तो लीवर प्रिंसिपल से कौन सा मास निकालते हैं? ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास। बहुत बढ़िया। अब एक और तरह का मास होता है, और वो मास होता है आपका, कौन सा मास होता है? इनर्शियल मास। इनर्शियल मास। तो भैया ये इनर्शियल मास कैसे निकालेंगे? तो इनर्शियल मास निकालने के लिए हमारे सामने एक तरीका है। चलो इस तरीका को सबसे पहले हम लिख के दिखाते हैं। मेरा इनर्शियल मास निकालने का तरीका है, तो कहता है कि पहले एक काम करो। इनर्शियल मास का परिभाषा क्या था, डिफिनेशन क्या था? सर जो मास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव से लगता है सर, उसी को। हाँ, जब आप वेट निकाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या था, तो न्यूटन ने कहा एक काम करो, एक मास लो, कहेंगे ले लो। इस मास के ऊपर न्यूटन ने कहा दुनिया में कोई भी वस्तु लोगे इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स लगेगा इसका अपना वजन, m/g। ये इसका फोर्स लगा, मगर हम इसको फिलहाल m/g नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको लिखेंगे वेट, W। अब इस ब्लॉक को आप ऐसे हुक में लो और एक स्प्रिंग से इसको अटैच करो। सो यहां पे एक स्प्रिंग है। अब इस ब्लॉक के बारे में सोचो,
ये जो ब्लॉक था आपका, इस ब्लॉक को आप यहां पे कहते हो ये रेस्ट में रुका है। तो जरा सा सोचिए, यदि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहा है। कहेंगे कौन सा? एक फोर्स इसका अपना वेट लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा इसके ऊपर क्या? स्प्रिंग के थ्रू। स्प्रिंग के थ्रू। स्प्रिंग के थ्रू किधर लगेगा फोर्स बेटा? सर अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, बहुत सही बात। अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा स्प्रिंग के थ्रू। चलिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दिखाते हैं। ये फोर्स जो है ये स्प्रिंग के द्वारा है। अच्छा आप बताइए, ये जो दोनों फोर्स है इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? अपवर्ड फोर्स बड़ा है। वेट। अब हम कंफ्यूज्ड हो गए। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर वेट बड़ा है, एक स्टूडेंट बोल रहा है अपवर्ड फोर्स बड़ा है। एक बात बताइए, सोचिए सोचिए। सर वेट भी बड़ा है। फोर्स बड़ा है। सर दोनों बराबर है। दूसरे में से बराबर है दोनों। अब एक स्टेटमेंट आया इक्वल है। फिर से सोचिए, हम तीनों चीज सुन चुके हैं। कोई कह रहा है अपवर्ड है, कोई कह रहा है डाउनवर्ड है, कोई कह रहा है इक्वल है। भाई आप लोगों के पास कुछ लॉजिक है कि ऐसे ही बोलते हैं आप? सर वेट बड़ा है। वेट इसलिए बड़ा है क्योंकि सर जितना उसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जितना कैपेसिटी है उतना फोर्स लग रहा है उसके नीचे। ओके प्रिंस, एनीवन एल्स? शिवम कुछ बोलना? सर हाँ भव्यम बोलो। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जिसका मतलब कि दोनों में, मतलब जो ऑब्जेक्ट है दोनों पे फोर्स, दोनों में एफएस और वेट दोनों बराबर होगा सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेस्ट पे रहने से क्या होगा? मतलब नीचे में जो जितना फोर्स लग रहा है ऊपर में भी उतना ही फोर्स लगेगा सर। एक ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो हम कहते हैं इट इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब है ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा था, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ये दोनों फोर्स को बराबर और विपरीत होना होगा। Fs is equal but in opposite direction of weight, then only net force becomes 0। ये कहानी है। तो स्प्रिंग फोर्स और वेट फोर्स बराबर है, विपरीत है, और एक दूसरे को कैंसल कर दिया। और जब ये एक दूसरे को कैंसल कर दिया तब कहेंगे अरे तेरी ये इक्विलिब्रियम में हो गया, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया और ये रुका। आप इमेजिन करो कि एक आदमी है जो जमीन पे खड़ा है, इस आदमी के ऊपर फोर्सेस लग रहा होगा, लेकिन कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस आदमी के ऊपर? कहेंगे इस आदमी के ऊपर पहला फोर्स लग रहा है इसका अपना वजन, नीचे की ओर वेट, और ये जमीन से एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन। या सिंपली समझो एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक यदि जमीन पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक यदि जमीन पे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगेगा, एक इसका अपना वेट लगेगा नीचे की ओर, और जमीन से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की।
मगर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के बराबर और विपरीत होगा, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा और ये रुका रहेगा। हाँ, यदि ऊपर वाला बल किसी भी कारण से ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, या नीचे वाला सर एक बल क्वेश्चन ज्यादा। पूछे? हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो तो अधिक रहता है ना, तो उसका फोर्स जो है वो डाउनवर्ड में अधिक रहेगा ना? ऐसा किसने कहा? वेट अधिक रहता है, चौकी पे हम खड़े हैं तो चौकी हमको भी उतना ही फोर्स लग रहा है। भारी तो चीज का इक्विलिब्रियम तो कैसे हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब ही वही हुआ कि नेट फोर्स जीरो है, कभी भी ज्यादा थोड़े होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्लास 9 का बुक एक बार पलट लेना, संडे है कल परसों, बीच में पलट के देख लोगे। इसका मतलब है कि क्लास 9 में आप सवाल ही नहीं बनाए हैं न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम का। फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ये सब चीज को एक बार देख लेना अच्छे से। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को कैंसल। बात समझ में आया? चलिए, यस सर। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। हम तो आपको बताए कि फोर्स दो तरह का होगा, एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमको कहता है कि ऐसे फोर्स के बारे में चर्चा करो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा अलग हो, तब जो मास निकलेगा वो इनर्शियल मास निकलेगा। तो हमको ग्रेविटेशनल मास नहीं निकालना, और यदि ग्रेविटेशनल मास नहीं निकालना है, हमको कौन सा मास निकालना है? हमको इनर्शियल मास, हमको इनर्शियल मास निकालना है। कहेंगे ठीक, यदि हमको इनर्शियल मास निकालना है तो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा कोई और फोर्स के बारे में चर्चा करो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले खत्म कर। कैसे खत्म किए? कहीं वेट तो लग रहा था, एक स्प्रिंग से इसको झुला दिए। जब वेट लग रहा है और इसको आप स्प्रिंग से झुला दिए, तो अब समझो कि इसके ऊपर जो है वेट और स्प्रिंग फोर्स बराबर और विपरीत हो गया, नेट फोर्स हो गया जीरो, और यहां पे इसको रख, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म। कहा अब एक काम करते हैं, अब हम इस चीज को ऐसा करेंगे कि, एक सेकेंड कुछ मैसेज आया, लेट मी जस्ट चेक। ओके ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जो आपका ये जो वेट नीचे लग रहा है और जो स्प्रिंग फोर्स आपका लग रहा है, ये दोनों आपका इक्वल और अपोजिट है। और यदि ये इक्वल और अपोजिट है तो उस कंडीशन में हम लोग ये चर्चा किए थे कि वेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्प्रिंग फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब जब ये कैंसिल हो गया, तब हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। क्या एक्स्ट्रा काम करेंगे? इस ब्लॉक को जो अभी रेस्ट में है, इसको एक्स्ट्रा खींच, इसको तो जब हम इसको खींच देंगे तो क्या ये रुका रहेगा नीचे में, कि फिर ये कुछ और भी करेगा? कुछ और भी करेगा? क्या करेगा बेटा? अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा। हाँ, ये अपवर्ड डाउनवर्ड टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर दो। यस सर। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन होगा ना, किसके वजह से होगा? धरती के वजह से होगा या स्प्रिंग के वजह से होगा? स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग के वजह से होगा। धरती के काम को तो स्प्रिंग ने पहले कैंसिल कर दिया। अब आप एक्स्ट्रा स्प्रिंग को खींचे और छोड़े तो ये जो है ना, सो एक ऑसिलेटरी मोशन अपने अंदर में शुरू कर दिया। और जब ये ऑसिलेटरी मोशन शुरू कर देता है, ऊपर नीचे जब मूव करता है, जिसमें स्प्रिंग का रोल रहता है, और ये स्प्रिंग के वजह से होता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है और इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। यदि ऐसा होता है तो वैसे में इसका एक टाइम पीरियड होता है। अब हमको ये
तो नया चीज आ गया भाई, तो हम जानते ही नहीं। सो द नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड को डिफाइन कीजिए। Time taken to complete one oscillation. वन ऑसिलेशन, यस सर। बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। लिख देते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अच्छा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला न्यूटन ने बताया, मगर कैसे बताया इस पे दिमाग अभी नहीं लगाइएगा। यदि आपने किताब फिजिक्स का खरीद रखा है तो लास्ट यूनिट 10 में ये फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 2 पाई रूट अंडर m बाय k। यहां m जो है इसका मास है, ये जो ब्लॉक है इसका मास है m, और ये जो स्प्रिंग है ना इसका कांस्टेंट होता है k। ये k जो है, m जो है, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बॉब। बॉब मतलब वो जो झूल रहा है, और k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला से मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ कर दो होल स्क्वायर, तो लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय k। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। जो नीचे का फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, उसी को होल स्क्वायर करके ऊपर में लिख दी, और यहां से m का मान निकाल दे। कहेंगे क्या निकालोगे m का मान? m का मान T टी स्क्वायर k होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आ गए। ये जो मास था, इस मास को कहते हैं इनर्शियल मास। तो हम लोग दो तरह के मास के बारे में चर्चा करेंगे, एक ग्रेविटेशनल मास और एक इनर्शियल मास। तो नॉर्मली जो तराजू बटखरा से हम लोग नापते हैं वो होता है ग्रेविटेशनल, और ये जो हम लोग नापे ये है आपका इनर्शियल मास। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तो जरा आप लोग। ले लिए सर। बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग सबसे पहले, आई बिलीव। Yes, sir. यस सर। ये ले चुके हैं। Yes, sir. यस सर। ये वाला तो ले चुके थे। यस सर। ये भी ले चुके हैं। यस सर। ठीक, चलिए इसको इनर्शियल मास को नापने का तरीका यही आपको किताब में दिया कि एक मास को हम लोग पहले हैंग कर देंगे, और हैंग करने के बाद उसको फिर से खींच करके छोड़ते हैं, तो ये ऑसिलेट करने लगता है। स्प्रिंग लटकाते हैं। प्रिंस म्यूट करो बेटा। स्प्रिंग में मास को लटकाते हैं, और वो जब ऑसिलेट होता है तो ऑसिलेट होने से टाइम पीरियड का सूत्र है T = 2 पाई रूट अंडर m बाई k। वहां से k का मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
हो गया? यस सर। अच्छी बात। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ बोलो बेटा। सर इनर्शियल मास निकालने का सर एक यही सिर्फ मेथड है सर, और कोई दूसरा मेथड नहीं है? नहीं, जो हम लोग नापते हैं ना, क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, देखो ये कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं तुम लोग को, बट गौर से जानोगे तो सच्चाई ये है कि स्प्रिंग मास जो हम लोग का, जो मान लो दुकानदार के पास आटा चावल हम लोग जो भी खरीदते हैं, तो वो जो बटखरा होता है ना, उसमें भी स्प्रिंग रहता है अंदर। तुम कहोगे सर स्प्रिंग रहता है तो उसका क्या मतलब है, वो हमको इनर्शियल मास मेजर करता है? कहते नहीं, वो ग्रेविटेशनल मास मेजर। तो तुम बहुत कंफ्यूजन है इसमें। इसका 2-3 तरीका है। ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड कभी भी जब आप कैलकुलेट करो मास, तो वो आपको इनर्शियल मास देता है, बेसिक रूल। और वेट स्प्रिंग में तुम लगा के स्प्रिंग को दबाए, तो जब स्प्रिंग को दबाते हो ना, तो उस कंडीशन में भी फिर से आपका जो है सो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल मास आ जाता है। रुको, हम इसको नॉर्मल 1-2 मिनट डेविएट करेंगे थोड़ा। सो वेट, जस्ट वेट। हम एक नॉर्मल, आप लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हो, 5-7 मिनट हम लोग इधर उधर बात करेंगे, फिर आएंगे आगे के चीज में। सो लेट मी सी ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कुछ बातों को चर्चा कर रहे हैं। वीडियो ऑन कर लो अपना, हम थोड़ा चेहरा भी देखें आप लोगों का। कोमल, रियलमी, नाम तो चेंज हुआ नहीं है, माही, शिवम, फाइन। सो आई कैन सी फ्यू ऑफ यू। भारती को देख पा रहे हैं, सैल को देख पा रहे हैं। चलिए, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, माही का क्या हुआ? शायद माही ऑन नहीं किए वीडियो, क्या नाम भी नहीं आ रहा है माही का? हाँ, एनीवे, सो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो ये चर्चा कर रहे थे कि देखिए, जो आप मास मेजर किए, कोमल ध्यान दीजिए, जो मास हम लोग मेजर किए, वो 2 तरीके से मास को मेजर किए। एक आपका मास हम लोग मेजर किए, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल मास, और एक हम लोग मेजर किए इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करो। सबसे सिंपल है ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करना, यानी कि भार को फील करना, वजन को फील करना। तो जब तराजू बटखरा वाला बात होता है, वो ग्रेविटेशनल मास है। दुकानदार के पास जाओ तो डिजिटल पैमाना होता है। वो डिजिटल पैमाना में भी क्या होता है पता है? एक प्लेट है, और उस प्लेट के नीचे में एक स्प्रिंग है, और तुम प्लेट को दबाते हो तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, और स्प्रिंग के कंप्रेस होने से तुमको बताता है अच्छा इतना किलो इस पे वजन चढ़ा। उसमें एक रूल होता है, उसमें भी स्प्रिंग है, मगर क्या वो स्प्रिंग के वजह से हम लोग क्या वो इनर्शियल मास मेजर करते हैं? नहीं, उसमें भी हम लोग ग्रेविटेशनल मास मेजर करते हैं। सच्चाई यही है, वो भी ग्रेविटेशनल मास। क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग में जो फोर्स लगा ना, वो बट कोई भी सामान को रख के उसका वजन से दबा, जैसे वजन से दबा स्प्रिंग, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल मास। मगर हाँ, किसी चीज को ऑसिलेट करो, एनी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जैसे आएगा ना, तो ये बात जान जाओ कि ऑसिलेटरी मोशन में तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा। कब? ऑसिलेटरी मोशन। ये आपको एकदम रूल है, जान जाए। ऑसिलेटरी मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑसिलेटरी मोशन में खत्म हो गया, तब यदि आप किसी तरीके से मास निकालते हो तो उसको कहते हैं इनर्शियल मास। चलिए, अब एक बड़ा सिंपल सा स्टोरी आपके सामने में हम पेश करेंगे। परसों के क्लास में आप लोगों को कंफ्यूज कर दिए, आज भी अभी तक आपको कंफ्यूज ही रखे। क्या कंफ्यूज किए सर? आप कहोगे सर आज तक तो हम जानते हैं कि मेरा वजन एक ही है, मेरा वजन जो है सो क्या कहते हैं 50 किलो है, कोमल के पीछे उसका छोटा भाई खड़ा है, उसका वजन जो है सो 35 किलो है। तो सबको हम जान रहे हैं, वेट तो एक ही है, 2 वेट तो होता ही नहीं है। सो कभी ऐसा क्यों होता है कि सर 2 वेट के बारे में चर्चा ही नहीं हुआ आज तक? आज तक हम लोग सिर्फ एक ही वेट जानते। चलिए, इसका एक उदाहरण देने के लिए
हम आपको कल एक स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट क्या दिए थे कि आपने पूछा रवि सर आपके बेटे का उम्र क्या है, एक सिंपल सा बात हम आपको, तो हम आपको कहे भैया सबसे पहले तुमको क्या जानकारी होना चाहिए बेटे का उम्र जानने के पहले? सर कितना बेटा है सर? हाँ याद आया, एक तो को याद है। सबसे पहला बात तो तुम जानो कि सबको 2 बेटा है, उसके बाद में जानोगे जी कि बड़का का उम्र पूछ रहे हैं कि छोटका का उम्र पूछ रहे हैं। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो अभी Yes, sir. तो हम आपको कंफ्यूज फुल्ली करके रखे। फुल्ली कंफ्यूजन ये है कि सर हम लोग जो मास निकालते हैं ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, 2 दिन से आप हमको पका रहे हो 2 तरह का मास और इतना तरह का कैलकुलेशन, तराजू बटकरा, स्प्रिंग झुला दिए, सब चीज कर दिए। अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया कि मेरा जो वजन है, रवि सर आपका वजन कितना? आप खट से बोलते हो 75 किलो। अरे 75 किलो वजन है, कौन सा वजन है? ग्रेविटेशनल मास की इनर्शियल मास? यहाँ तो हो गया कंफ्यूजन। अब हम यही एज वाला बात आप लोगों से, आप लोग मेरे सामने में हो, ज्यादातर बोलोगे सर मेरा उम्र, कोई बोलेगा 15 साल, कोई बोलेगा 16 साल, कोई बोलेगा 17 साल, कोई बोलेगा 15.5 साल, कोई कहेगा 16.5 साल, यही ना बोलोगे? यस सर। आप में से कोई ये बोलेगा सर मेरा एज है 16 साल 3 महीना 2 सप्ताह 3 दिन 12 घंटा 3 मिनट 6 सेकंड, ऐसा कोई बोलेगा? नो सर। नहीं, ऐसा आप नहीं बोलते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि यदि आप ऐसा बोलोगे तो अगला कहेगा पागल है, दिमाग खराब हो गया है इसका। कौन सा हमको इसका कुंडली बनाना है जो नाम इतना पूछ रहे हैं कि इसका डेट क्या है, इसका ये क्या है? आप एक अपना एक एवरेज वैल्यू, कुछ ऐसे रफ वैल्यू ही बोलते हो। कोई भी पूछेगा क्या साल के हुए, 17 साल के हुए, 16 साल के हुए, 15 साल के हुए, जो आपका उम्र है वो आप बताओगे। आप ऐसे ही बताओ। आप 16 साल 16.5 साल के हो, आप 16 साल 3 महीना के हो, आप 16 साल बोलते हो। आप एक राउंड ऑफ करके अपना उम्र बोलते हो। ये महत्वपूर्ण है, आप इस पॉइंट को समझिए। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे कि यदि रवि सर को 2 बेटा है तो दोनों के एज में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। चलो हम दोनों का एज बता भी देते हैं तुमको। एक का उम्र 10.5 साल है, एक का उम्र 12 साल, तो दोनों का उम्र भी आप जान गए। आपने देखा कि सर ने कैसा वैल्यू दिया। आपको सर ये नहीं बोले 12 साल 3 महीना 9 दिन 8, उस तरह का कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलेगा। आपको ऐसे ही बोलेगा भैया चलो ये 12 साल का है, ये 10 साल का है, ये 10.5 साल का है, दोनों का हम आपको एज बता। अच्छा इमेजिन करो यदि रवि सर के दोनों बेटे जुड़वा हुए होते, तो जुड़वा होने में भी बायोलॉजी है, इतना हम आप भी समझते हैं। जुड़वा होने में भी 2 बच्चे जो जुड़वा जन्म लेते हैं, उनके नॉर्मल डिलीवरी के केस में उनके जन्म के समय में आधे घंटे का, 20 मिनट का, 40 मिनट का गैप होता है या नहीं होता? यस सर। होता है। दैट्स वेरी सिंपल कि आप ट्विंस जब जन्म ले रहा है, नॉर्मल डिलीवरी यदि है, तो नेचुरल सा बात है कि एक बच्चे के जन्म और दूसरे बच्चे के जन्म में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का गैप हो सकता है। कुंडली जब बनेगा तो दोनों का अलग बनेगा, ध्यान देना। अब मान लो दोनों बच्चा जो है 16 साल 13 क्या कहते हैं 16 साल 2 महीना 8 दिन इतना घंटा इतना मिनट का होगा, तो नेचुरल है जब हम पक्का पक्की उतना तोड़ के बोलेंगे तो एक को बोलेंगे 16 साल 3 महीना 2 दिन 4 घंटा 20 मिनट, और एक को बोलेंगे 16 साल 2 महीना इतना दिन 4 घंटा 40 मिनट। बोलो ऐसे ही ना बोलेंगे भाई यदि जुड़वा होगा तो? यस और नो? यस सर। क्लियर है मामला कि भाई वो जुड़वा है, ट्विन है, तो ट्विन में भी निश्चित तौर पे आधा घंटा का दोनों बच्चे के एज में डिफरेंस है, होगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली यही कहेंगे जुड़वा बच्चा है और दोनों का उम्र एक ही है, उसको 16 साल कहते हैं, उसको कोई नहीं कहता है 16 साल 2 महीने। जब न्यूटन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, गौर कीजिए, जब न्यूटन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया तो न्यूटन ने कहा कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ ऑल अदर फोर्स, I mean all other force are electromagnetic force,
the effect of gravitational force which produces acceleration on object and effect of electromagnetic force which produces acceleration on object will be different. न्यूटन ने कहा ये डिफरेंट है, एक के फोर्स लगाओगे डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो वैसे में एक्सीलरेशन का मान अलग हो गया तो मास का मान तुमको अलग मिलेगा, न्यूटन ने कहा। ठीक, न्यूटन के पास इससे ज्यादा कुछ भी एडवांस कैलकुलेशन करने का गुंजाइश नहीं। अब हम आते हैं 1993 में, आज नहीं 1953 में न्यूटन का, टीम्स म्यूट करो, तुम्हारे घर से आवाज आ रहा है। तो न्यूटन का जन्म कब हुआ? न्यूटन का जन्म आज से 280 साल पहले हुआ और हम आज से 70 साल पहले की बात बता रहे हैं, 1953 की बात बता रहे हैं। जब कंप्यूटर आ गया, इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, इतना एडवांसमेंट हो गया, तब हम क्या पाए कि ग्रेविटेशनल मास से थोड़ा सा अधिक होता है। कौन सा मास? इनर्शियल मास। याद रखना है आपको, ग्रेविटेशनल मास से थोड़ा सा अधिक होता है इनर्शियल मास। रूल नंबर 1। तो आपसे कोई पूछेगा कौन ज्यादा है, तो कहेंगे इनर्शियल मास थोड़ा सा एक सूता अधिक होता है। कहेंगे ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे भैया ये एक सूता जो अधिक होता है ये कितना अधिक होता है, जरा हम इसके लिए आपको थोड़ा सा संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, मान लो एक व्यक्ति का एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास कितना है भैया? पक्का पक्की 50 किलो। ठीक, तो इनर्शियल मास क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 50 लिखो, दशमलव लिखो, 3 अंक आराम से बढ़ो, उसके बाद फिर से 50 लिखो। ये है इनर्शियल मास। एक वस्तु है 72 केजी का, 72 केजी इज ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास। तो इसका इनर्शियल मास क्या लिखेंगे? पहले 72 लिख दीजिए, डेसिमल दीजिए, 1 2 3 शून्य और दे दीजिए, उसके बाद लिखिए 72 केजी। बोलो इतना सा बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये तो जितना कांस्टेंट रहेगा वही लिख देंगे। हाँ, जो वैल्यू है तुम देख लो, कौन बड़ा, ग्रेविटेशनल की इनर्शियल? इनर्शियल। इनर्शियल। ग्रेविटेशनल मास ही सामान्यतया तौले 50 किलो एक आदमी का वजन है। तो तुमसे पूछेंगे भाई इनर्शियल मास कितना होगा, तो पहले 50 लिखो, उसके बाद ये मोटा मोटी है, इसके पीछे का गणित बहुत एडवांस है, डायरेक्ट नहीं करते, ये एवरेज एस्टिमेट तुमको दे रहे हैं, ये चीज जान। पहले लिखो 50, 50 के बाद लिखो 3 तो शून्य 8 मूंद करके, उसके बाद फिर से जो संख्या है उसको लिख दो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज है 82 केजी, क्या हुआ? ग्रेविटेशनल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। और यदि हमको इसका इनर्शियल मास लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कहेंगे सबसे पहले लिखो 82, उसके बाद दो डेसिमल, उसके बाद 3 शून्य 2, अब फिर लिख दो 82 केजी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसको ग्राम में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे ग्राम में बदलेंगे। यदि ये रहता 50 केजी, 50.001 केजी, तो पता है ये ग्राम में कितना हुआ होता? ये होता 50 किलो, केवल 1 ग्राम। सोचो इस चीज को ध्यान से, बोलो ठीक लिखे हैं कि नहीं?
Yes, sir. यस सर। देख लो ना भाई तुम्हारे सामने में, हमको नहीं पता ये सब 6-7 में बच्चों को सिखाया जाता, हम नहीं जानते। 50 kg 1 ग्राम इज एक्चुअली 1 ग्राम को लिखिए 1/1000, और 1/1000 हो जाएगा तो 1000 होने की वजह से 0.001 हो जाएगा। उसके बाद जोड़िए। अच्छा देखिए कि क्या वो 1 ग्राम जो एक्स्ट्रा मास डाले हो वो 1 ग्राम से कम है कि ज्यादा है? 1 ग्राम। यहाँ ई वाला कम है सर। कम है बेटा, वो कम है। उससे भी कम है। यू नो हाउ मच इट इज? ये 50 kg था तो इनर्शियल मास लिखेंगे 50 kg 0.50 ग्राम। गौर से देखना, यस सर। देखो ध्यान से फील करो, नंबर है, गणित में गड़बड़ाओगे तो हमको फिर आगे हम संभाल नहीं पाएंगे तुम लोगों को। बोलो ठीक है कि नहीं? दिक्कत है तो अभी बोलो। यस सर ठीक है सर। ठीक है, तो भैया यदि एक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल मास है 72 किलो, उसका इनर्शियल मास लिखेंगे 72 kg एंड 0.72 ग्राम। और यदि 82 किलो एक वस्तु है ग्रेविटेशनल मास, तो इसका इनर्शियल मास लिखेंगे 82 kg 0.1 सॉरी 0.82 ग्राम। सॉरी बेटा, हाँ गलती, 0.82 ग्राम। हाँ कलर चेंज करते हैं। यदि एक की 100 किलोग्राम है 100 kg क्या ग्रेविटेशनल? तो भैया इनर्शियल मास तो बड़ा होगा। कहेंगे ठीक, इनर्शियल मास कितना हो जाएगा? कहेंगे 100 kg 1 ग्राम। अब की 1 ग्राम चढ़ा। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं। 82 से बढ़ करके धीरे धीरे गए, 82 से 0.82 हुआ, 100 चले गए तो 0.82 ग्राम। नहीं बुझाया? यस सर समझ गए। देख लो भैया, ये हम एक थंब रूल बताए, मोटा मोटी। जरूरी नहीं है कि वो तुमको एग्जैक्टली तुम याद कर सको उसका मैथमेटिक्स। अच्छा ये बताओ, हाँ भव्यम बोलिए बेटा। सर गलती से। अच्छा ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। सो आप हमको ये बताइए कि यदि आप किसी चीज को खरीदते हो तो क्या आप किसी वस्तु का एग्जैक्ट मास पक्का पक्की डेसिमल में 4 अंक 5 अंक तक नाप सकते हो क्या? आलू लिए 5 किलो, तो 5 किलो में एक तो आलू लेफ्ट या एक तो आलू राइट जाता है तो कोई ध्यान देता है क्या? नो सर। अभी यदि हम एज की बात बताए तो 16 साल बोले तो 16 साल में तुम्हारा उम्र 1 महीना कम भी हो सकता है, 16 साल में 1 महीना ज्यादा भी हो सकता है। क्या पूछता है, क्या मतलब है? जिस दिन सर्टिफिकेट एज लिखना होगा उस दिन लिख देंगे, यदि स्कूल में एडमिशन कराना है। सामान्य अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, इतना बारीकी से डिफरेंस को नहीं कंसीडर करते हैं, बल्कि उस डिफरेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। यही रूल है, यही नियम है कि आप एक एक्सट्रीम लिमिट से ज्यादा पे नहीं जा सकते। चलिए इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम फाइनल बात करने जा रहे हैं। इतना दिन से आपको कल से हाँ कोमल क्या बोली बेटा? सर मैं बोल रही थी कि अगर ग्रेविटेशनल मास पॉइंट में हो तो क्या होगा? अब वही बात है, तुम जो बोलोगी हम कर देंगे। तुम कहोगी सर ऐसा कीजिए ना 0.5 kg, हाँ सब है ना? मेरा भी ये डाउट है सर। हाँ 0.5 kg, यही ना बोली? बोलो यस और नो। यस सर। यदि ये 0.5 kg है तब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले लिखिए 0.5, उसके बाद पहले लीजिए 3 शून्य और
और देखो 3 सुन्ना के बाद यहाँ 50 था तो यहाँ तुम 50 लिखे थे, 5 रहता तो 1 सुन्ना और बिठाते तब 5 लिखते, लेकिन 0.5 तो 1 और सुन्ना बिठा के 5 कर, काम खत्म हो गया। ये है काम। सर 2 पॉइंट क्यों दिए? भैया 50 की जगह 50 लिखे, ओके जहां 50 था वहां पे 50 लिखे, तो 5 था तो क्या करते, खुद सोचो ना पहले फ्रेंड्स। 50 से 5 में जाते ना तो 1 सुन्ना तुम्हारा भीतर घुस गया होता। देखो ना जरा, सोचो ना, 50 को देखो, केवल 50 kg को देखो। अब 50 के जब 5 डाले, उसका 10वां भाग आए, कहाँ आएगा 5 0। 50 और 5 एक के रहेगा कि कुछ गड़बड़ रहेगा, उसमें 1 सुन्ना और एक्स्ट्रा डालना होगा, 1 सुन्ना और डालना होगा। खुद से सोचो ना। 50 kg में जो चीज रहता और कहां से 10 के बाद 5 शुरू हुआ, यदि 5 kg रहा होता तो 5 से शुरू नहीं होता, तो और 1 सुना। लेकिन ये 0.5 kg है तो 1 और सुना। देखो ये बहुत गिजगिज है इस सब में, इसीलिए हमको पता है कि हमको क्या वैल्यू लेके बात करना है जो बच्चा को सिंपल समझ में आए, इसलिए हम 50 वैल्यू लिए, 5 से शुरू नहीं किए। और तुम 0.5 पे ले जाकर हमको पटक दिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने में हम दोनों वैल्यू बता दिए, तुम्हारे सामने में बेटा, तुम खुद से देखो। 0.5 kg इज ग्रेविटेशनल मास, देन 0.5000005 kg इज इनर्शियल मास। अच्छा सोचो, क्या हम सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास को करीब करीब बराबर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यस सर, मान सकते हैं। देख लो ना खुद। भैया फिर तो वही बात है, कल हम तुमको कंफ्यूज किए, रवि सर को 2 बेटा, आज हम कहे मान लो रवि सर का दोनों बेटा जुड़वा, तो फिर काहे बात कर रहे हो भैया, दोनों का उम्र, अब तो दोनों का उम्र 1 हो जाएगा ना। यस सर। लॉजिक है आपके सामने में, लॉजिक है। ये नियरली सेम है दोनों का एज। जब नियरली सेम है दोनों का एज तो फिर काहे दोनों का बात करें। रवि सर का बेटा की उम्र कितना, अब जो एक के बोलो ना भाई। तो जब 2 अलग अलग मास था, हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक बार, मॉडर्न फिजिक्स जब आएगा ना, जब ये ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास का इन्फ्लुएंस होता है, रिलेटिविटी होता है कोई चीज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने थ्योरी दिया था, उसमें कहते हैं बहुत जब जाता है, ये सब चीज आगे पढ़िएगा। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ उस पर दिमाग नहीं लगाना, ये बस किताब में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। जब क्लास 12 में आप जाइएगा ना तो थोड़ा इसका इम्पैक्ट आप लोगों को जानना होगा मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मास वो ग्रेविटेशनल मास चेंज नहीं होता है, वो इनर्शियल मास चेंज होता है। बट ये जो भी फॉर्मूला होता है ना, उसमें आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया है कुछ, मास डायलेशन करके उसको, तो वो फॉर्मूला में इनर्शियल मास होता है। बट उसको छोड़ो यार, उतना अभी दिमाग, अभी तक का मामला क्या हम तुमको समझाए, हम तुमको समझाए कि न्यूटन ने 2 तरह का बल देखा। कौन कौन तरह का बल देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो भैया उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरफ, अब बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स माने बाकी सब फोर्स एक तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तुम मास निकालोगे तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल मास। अब बाकी किसी भी तरह से यदि मास निकालोगे तो क्या कहलाएगा वो? इनर्शियल मास। इनर्शियल मास। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाक से। ले लिए सर। बहुत बढ़िया। तो जो हमारा सार है आज के क्लास का, ये सारा कॉन्सेप्ट जो सीखना था सीख लिए। सार ये कहता है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेवलपमेंट द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम। अबे क्या करना है यार, थोड़ा सा इतना जरा सा फर्क पड़ता है, इसको लेके क्या टेंशन करना, ताकि दिमाग से कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि सर कल तो 2 तरह का मास बोल रहे थे, 5 किलो 5 किलो, अरे 5 किलो है दोनों, चाहे ग्रेविटेशनल बोल चाहे इनर्शियल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक,
5-10 मिनट पढ़ाई करें और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना जरूरी है हम लोग को आगे का एजेंडा। आगे का एजेंडा क्या है? यस सर। टाइम मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट थोड़ा सा जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है टाइम मेजरमेंट। आज कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक चीज आपको बताना चाहेंगे। प्रिंस म्यूट करो। टाइम मेजरमेंट, पता है टाइम मेजरमेंट का एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हम आज ही लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है, एनी फिनोमिना of nature, any phenomena of nature which repeats itself after a fixed interval of time is used या can be used, fixed interval time can be used to measure time। समय को कैसे नापते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, टाइम मेजरमेंट। अच्छा भैया कैसे नापते हैं? कहता है प्रकृति की कोई भी घटना, एनी फिनोमिना ऑफ नेचर, प्रकृति की कोई भी घटना ले लो, जिस घटना में एक गुण होता है। क्या गुण होता है? इट रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को दोहराता है। आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ खास समय के बाद वो अपने आप को दोहराएगा। तो इसके मदद से हम लोग नापते हैं। क्या नापते हैं? समय नापते हैं। अच्छा ये बताइए, हर 24 घंटा के बाद, हर 24 घंटा के बाद सूर्य पूरब में उगता है कि नहीं? यस सर। बड़ा सिंपल सा बात बोल रहा हूं। सनराइज एक नेचर की घटना है जो हर दिन करीब करीब 24 घंटे के बाद रिपीट होता है। हम कहा देखते हैं, जब हम अपने घर के छत पे रहते हैं तो देखते हैं जो पूरब के दिशा में जो पड़ोसी है मेरा, उसके घर के माथा से सूरज निकलता है। अब फिर वो सूरज ऊपर जाते 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 कुछ समय के बाद, 12 घंटे के बाद, पश्चिम के तरफ जो मेरा पड़ोसी है उसके छत के नीचे जाके डूब जाता है। अब फिर 12 घंटा बीतने के बाद, यानी कि कुल 24 घंटा होने के बाद, क्या पूरब के घर तरफ में जो पड़ोसी है उसके छत से सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर निकलेगा। निकलेगा सर। तो तारीख बदल गई। आज क्या तारीख है जी? 11 तारीख। 11 तारीख सूर्योदय आपने देखा, एक दिन गुजरा, फिर से सूर्योदय हुआ, तो क्या ये 11 तारीख रहा? नो सर। 12 तारीख। नो सर। 12 तारीख हो गया, खत्म बात। फिर वही घटना रिपीट हुआ पक्का 24 घंटे के बाद, 13 तारीख हो गया। फिर वही घटना रिपीट हुआ 24 घंटे के बाद, 14 तारीख हो गया। यही तो है टाइम मेजरमेंट। एनी फिनोमिना ऑफ नेचर, प्रकृति की कोई भी घटना विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को दोहराती है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास समय अंतराल के बराबर समय अंतराल, पक्का पक्की वही समय अंतराल में दोहराएगा। उसी चीज को बार बार आप देख रहे हो, रोज सुबह को आप देखते हो, रोज 24 घंटा के बाद आप देखते हो सूरज उग गया, तारीख बदल गया। एकदम सिंपल है, यहीं से तो मेजर करते हैं टाइम। बोलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, यस सर। ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रकृति में केवल सूरज का उगना अकेला नेचुरल फिनोमिना हो सकता है कि हजारों ऐसी घटनाएं हम लोग खोज सकते हैं?
हजारों ऐसी घटनाएं सर हजारों कि हम सोच हजारों सकते हैं। हजारों, ये नहीं सोचिए सर 5 तो हम आप जानते हैं, साइंटिस्ट लोग हजारों लाखों ऐसी घटनाओं को जानते हैं। अच्छा ठीक, क्या चंद्रमा 28 दिन में धरती की परिक्रमा करता है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है, हर 28 दिन के बाद यदि पूर्णिमा है तो अगला 28 दिन के बाद फिर पूर्णिमा होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर सही बात। आज यदि अमावस्या है तो आज के ठीक 28 दिन के बाद फिर एक अमावस्या आएगा कि नहीं आएगा? आएगा यस सर, आएगा सर। आएगा। तो हमारे हिंदू सभ्यता में क्या होता है, हमारे धार्मिक कैलेंडर में जो पूस माघ फागुन होता है, तो माह का जो निर्धारण होता है वो चंद्रमा के आधार पे होता है। बोलो सही बात बोले कि नहीं? यस सर। ये वहीं से होता है, पूस माघ सावन जो भी होता है, हम तो उतना जान नहीं रहे हैं, आप लोग भी उतना नहीं जानते होंगे, 2-4 तो लोगों को ही याद होगा। एनीवे, सो ये चंद्रमा के कलाओं के आधार पर। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या हम लोग ये नहीं जानते हैं कि धरती ठीक 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर काटती है? यस सर। तो अभी मान लीजिए जून महीना है, गर्मी है, तो ठीक 365 दिन के बाद फिर से जून महीना आएगा और फिर गर्मी आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। सर। फिर Yes, sir, 365 दिन के बाद फिर से गर्मी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। आएगा सर। आप लोग कम से कम 15-16 साल से ये घटना तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना भैया कि जून के समय गर्मी रहता है। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, और भी घटनाएं गुजरेगी। दिसंबर में ठंडा भी आएगा, जनवरी में ठंडा भी आएगा, जुलाई अगस्त में सावन भादौ में बरसात भी होगा। लेकिन आप इस बात को जान रहे हो कि नेचर एक खास समय अंतराल में अपने कुछ खास घटना को बार बार रिपीट करता है। उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, यानी कि ईयर भी तो समय का ही तो मात्रक है ना, साल। तो ईयर किस बात पे निर्भर करता है? कहेंगे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन वंस इन 365 डेज। अच्छा, तो ऐसे नापते हैं? जी हाँ, ऐसे। तो प्रकृति में सबसे पहला सिस्टमैटिक क्लॉक जो हम लोगों ने डेवलप किया वो कहलाता है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में क्या करते हैं, एक धागा से किसी मास को ब्लॉक को बांध देते हैं। बॉब को, और उसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, और ये डिस्प्लेस करके छोड़ देने पे ये पेंडुलम क्लॉक टू एंड फ्रो, आगे पीछे गति करता है। और ये पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो भी फिक्स्ड होता है। हालांकि इस विषय में आज हम ज्यादा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=2 पाई रूट अंडर, आप लोग पढ़ चुके हैं सब 9th में, 2 पाई रूट अंडर L/G। ये फॉर्मूला भी न्यूटन ने दिया था, सब अभी न्यूटन चलेगा, न्यूटन ने बहुत काम किया। तो T=2 पाई रूट अंडर L/G। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज स्मॉल g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यदि पेंडुलम का लेंथ फिक्स्ड है ना, तो एक खास समय के बाद, टाइम फिक्स है, खास समय के बाद ही जो है सो वो पेंडुलम एक खास समय के बाद अपने गति को रिपीट करेगा। यहां से चलेगा ए से गया बी से गया सी से गया बी, फिर वापस आया ए। वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है। थोड़ा देख लीजिएगा साइड करके। सो ए से बी से सी से फिर वापस बी और वापस ए, तो ये हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो क्या हम ऐसा नहीं कहें कि पेंडुलम भी अपने मोशन को एक खास समय अंतराल में रिपीट करता है? बोलिए करता है कि नहीं? यस सर, करता है। इसी कॉन्सेप्ट के मदद से घड़ी की खोज हुई। पहला घड़ी हम लोग बनाए। हालांकि हम लोग को बहुत तरह का चीज पढ़ना है, लेकिन सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है
what is relationship between 1 second and 1 meter. आपको समझ में ही नहीं आता होगा, आपको लगता होगा कि सेकंड कोई चीज है, अंदाजी कोई वैज्ञानिक लोग कहा इतना टाइम को 1 सेकंड बोल देते हैं। कोई रस्सी ले लिया होगा, कहा होगा यही है 1 मीटर। नहीं भैया, बहुत एडवांस है ये सब चीज। आप लोगों को जब सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम पढ़ाए तो ये सब चीज के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय खाली लिखे। कल का क्लास जो होगा, परसों का क्लास, आप समझोगे कि घड़ी असली काम कैसे किया, 1 सेकंड क्या है और 1 मीटर क्या है और क्या कनेक्शन है। गजब का कनेक्शन है, जो कुछ भी है गजब का कनेक्शन है। मास, लेंथ और टाइम ये नहीं सोचिएगा कि एक तो पत्थर का टुकड़ा ले लिए कहीं 1 किलो है, एक तो रॉड ले लिए कहे 1 मीटर है, या ऐसे पलक झपके 3 बार कहे हो गया 1 सेकंड। ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक काम हो चुका है और वही कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। When we will see the connection between 1 kilogram, 1 meter length and 1 second time. गजब, ये कनेक्शन आज तक कोई कनेक्शन नहीं समझ में आया। हमसे पूछेगा 5 किलो और 5 मीटर में क्या कनेक्शन है, क्योंकि 5 किलो वस्तु का वजन है, अब 5 मीटर जो है सो क्या कहते हैं लंबाई है, 5 घंटा समय है। हमको कुछ पता ही नहीं है आज तक कोई कनेक्शन। तुमको कुछ कनेक्शन पता है क्या? नहीं, नो सर, पता ही नहीं चल सकता। नो सर। लेकिन सच्चाई ये कि दे आर ऑल कनेक्टेड, और वो कनेक्शन हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अभी तक कोई प्रॉब्लम? सर, हाँ बोलो। सर जो पेंडुलम है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। 2 सेकंड, एक टिक 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 टिक, 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा ऑसिलेशन, पूरा ऑसिलेशन। प्रिंस समझ में आया? यस सर। शिवम कुछ बोलना? सर जो सर आप बताए थे सर वो सब पेंडुलम क्लॉक सब के बारे में सर, जो और सब था वो सब सर अगले क्लास में ही स्टडी करेंगे सर। अगले क्लास में वहां तक नहीं कर पाएंगे बेटा। सीजीएम क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, रेडियो एक्टिविटी, डेटिंग, अगले क्लास में थोड़े उतना हो पाएगा। देखो, शुरुआत का जो चीज है ना, बहुत पेशेंस रखना है तुमको ये नहीं समझना है सर एनसीईआरटी बुक का तो 4 लाइन में आप 1 दिन निकाल देते हो। क्या करें, ऐसे थोड़े होता है। आपको जब आईआईटी में सवाल आएगा ना तो आप पसीना पसीना हो जाओगे, आपको लगेगा ये तो सुने ही नहीं है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तब आप क्या करोगे, वो संभव ही नहीं है अगले क्लास में वो सब जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है, यूरेनियम डेटिंग टेक्निक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। अभी टाइम का सिंपल सब चीज पहले समझे, स्मॉल टाइम मेजरमेंट, एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, वो सब चीज के बाद अभी टाइम लगेगा उसमें। और कुछ? नो सर। किसी को और प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, एक वीडियो ऑन कर लीजिए, बाय करने का टाइम आ गया, मीटिंग एंड करने का टाइम आ गया है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आज कोमल फर्स्ट ज्वाइन की। कोमल कैसा लगा क्लास बेटा? आवाज म्यूट है। अच्छा था। अच्छा था। कहाँ से की है 10th? कहाँ से की है? सर 10th जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय। ओके। और संदीप कौन लगता है तुम्हारा? सर कौन संदीप? तुम्हारे बारे में किसने बात किया था? सर मैंने तो भैया को बोला था। कौन भैया? भैया का क्या नाम है? अच्छा, तब तुमको शायद पता नहीं है। तुम्हारे जिस भैया ने शायद तब भैया ने अपने फ्रेंड से कॉल करवाया था, वो संदीप था। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता है। संदीप विकास सर का छोटा भाई है और गुरुकुल का टॉपर स्टूडेंट है, 1 साल सीनियर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर परसों मिलेंगे। गुड डे सर। सर। चलिए, बाय, टेक केयर।